नमस्कार दोस्तों। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते हैं कि मैं पिछले 2 साल से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट पे बात करूँ जिसके ऊपर कुछ रेडीमेड उपलब्ध नहीं होता है या फिर इंटरप्रिटेशन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है। और मैंने मेरा ईमेल आईडी भी दे के रखा है जिसके ऊपर लोग सवाल भी पूछते हैं, इंटरैक्ट भी करते हैं। और यूट्यूब में जो मेरा चैनल है वो मैंने कमेंट्स के लिए ऊपर रखा है। मैं एक डिस्क्लेमर भी देता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर पसंद नहीं आता है, अगर आप डिसएग्री करते हो, तो आपको चैनल पे या मेरी ईमेल पे बात करनी चाहिए। ईमेल पे आपको जो पसंद नहीं आया, जहाँ पे आप डिसएग्री कर रहे हो उसके ऊपर बात करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप चैनल पे कमेंट डालते हो तो 2-2,500 लोग उस कमेंट को देखते हैं एंड दे आल्सो ट्राई टू कंट्रीब्यूट। आइडिया इज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार बिल्कुल 100% करेक्ट ही बोलूँगा। कहीं न कहीं गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती है, वो गलती समझ के पकड़ना चाहिए। अगर उसमें आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो देयर आर डिसाइडेड मीन्स आई एक्सपेक्ट दैट नॉट एवरीवन विल agree with me. There will be disagreement, but I always welcome disagreement with the intention that that is a stepping stone towards the accuracy. And with that intention, my request will be to put comment on the channel or write an email to you if you disagree on the views which I express. That is the correct way of resolving. अगर मेरे दिमाग में कुछ गलत बैठा है और वो मैं पकड़े जा रहा हूँ, somebody has to improve. जिसको नोटिस में आ गया वो इम्प्रूव कर सकता है। हालांकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ जब भी बात करूंगा तब एक्यूरेट बात करूंगा, क्योंकि ये बैंकिंग बेसिकली इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव मैटर इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, बिकॉज एवरीबडी हैज अ चॉइस टू व्हाट इज टू बी डन। मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सीरीज इसलिए की है कि हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो दोस्त है ना, वो सीरियसली इस चीज को देखते नहीं है। हालांकि जो बड़ी बैंक है उनकी बात ही अलग है, उनके पास रिसोर्सेस है। जो 1000 के नीचे, कम से कम 500 करोड़ के नीचे 1000 बैंक है, उनको मैं कुछ विचार या सुझाव देने की कोशिश करता हूँ। वजह यही होती है, फॉर वॉर्न इज फॉर आर्म्ड, ये अंग्रेजी में कहावत है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आने वाला स्टॉर्म अगर दिख जाता है तो आप शेल्टर पकड़ते हो। आज आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में रिजर्व बैंक कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आपको वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ ले जा रहा है। आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट करके आता है, तो उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल रिस्क मैनेजमेंट का है। वो तुम्हारे बैंक को रिस्क क्या है, आपकी बैंक लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, वो असेस करते हैं। वो अगर करते हैं और हमें अगर मालूम नहीं होगा कि रिस्क किस तरह से असेस की जाती है, तो हम लोग सही तरीके से बैंकिंग नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरा मानना है कि जितने भी देखने सुनने वाले लोग हैं वो डिफर करे, डिसएग्री करे, कोई उसमें ये नहीं है। लेकिन अगर डिसएग्री करना है तो दैट हैज टू हैव अ लॉजिक एंड दैट हैज टू हैव अ रैशनल। और वो रैशनल लेके आप बिल्कुल मेरे चैनल पे कमेंट करो या फिर मुझे ईमेल दो, मुझे कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं उसको भी जवाब देने की कोशिश हमेशा करूंगा। बहरहाल, हम लोग जो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में 3 एपिसोड शायद हो चुके हैं, 2 या 3 एपिसोड हो चुके हैं, और ये चौथा एपिसोड है। अभी अगले वाले 3 या 4 एपिसोड है ना, मैं बेसिक फंडास पे बात करने वाला हूँ। और वो फंडास क्या है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मेजरमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन। इन चारों पे एक एक एपिसोड करूंगा, यानी सितंबर महीना ये 4 सब्जेक्ट चलने वाले हैं। क्योंकि मेजर रिजर्व बैंक का कुछ अभी ये आया नहीं जिसके लिए ये रिस्क की सीरीज में बंद करके उसके ऊपर बात करो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है मुझे। हालांकि 2-3 सर्कुलर है, उसके ऊपर बीच में बात करूंगा मैं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, दिस इज परहैप्स द 4th एपिसोड इन रिस्क मैनेजमेंट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। और वो एपिसोड, ये जो एपिसोड है वो एपिसोड है आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। नाउ रिस्क आइडेंटिफिकेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और फॉर दैट मैटर एनी बैंक इज अ क्वेश्चन ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट। मेरा यह मानना है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन हमारे खून में है, इट इज इन आवर डीएनए। लेकिन हमने उसको क्या है, हमारी जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है या हम किस तरह से करते हैं,
सालों से करते आ रहे हैं, 100 सालों से करते आ रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है। और मेरे एपिसोड के आखिरी आखिरी एपिसोड में इसको डॉक्यूमेंट किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं और आपकी छोटी बैंक है, इसमें और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इंस्पेक्शन का दायरा रिस्क पे आ गया है, और दूसरा उसमें एक इश्यू ऐड हो गया है, वो है गवर्नेंस का, कि आपका गवर्नेंस, बैंक का गवर्नेंस किस तरह से है। अब गवर्नेंस जो है ना इतना सब्जेक्टिव है कि उसको मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में एक वीडियो किया है, शायद 4-5 महीने हो गए, उसके ऊपर मैंने बताया कि गवर्नेंस क्या होता है। लेकिन गवर्नेंस का बेसिक जो है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना हेल्दी है, उसके ऊपर आपका गवर्नेंस का फंडामेंटल प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। और इसीलिए ये रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को तवज्जो देने की जरूरत है, इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन अगर छोटे बैंक में करना है तो सिंपल फंडाज है, आप बैंकिंग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक उदाहरण लूंगा और अगले पूरे सेशन में, अगले 2-3 सेशन में यही उदाहरण कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। मान के चलो कि आपका हेड ऑफिस है और 10 ब्रांचेस है, आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी मान के चलो। तो ये जो 10 ब्रांचेस है, तुम्हारा बिजनेस का कंट्रोल काफी तगड़ा है, आप कहीं 19-20 होने नहीं देते हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, आप अच्छा काम करते हो। अच्छा काम आप इसलिए करते हो कि आपको रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करना ये आपको मालूम है। आपका जो कमांड एरिया है, आप सब बड़े लोगों को जानते हो, उनकी निगेटिव बातें भी जानते हो। कोई भी बड़ा बंदा होता है तो तुम्हारी बैंक उसको किसी न किसी बहाने ना कहती है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, नो इश्यूज ऑन दैट। लेकिन अब जब प्रिंसिपल्स पे आते हैं तो ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग which enters your bank through doors, through windows, through vents, कहीं से भी घुस जाता है। रिस्क आपके बुक्स में, रिस्क आपके बैंक में किस तरह से घुसती है ये आपको समझ में ही नहीं आता है, और जब तक समझ में आता है तब तक मामला गंभीर बन जाता है। ये मामला गंभीर न बने इसलिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द बेसिक प्रोसेस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड अंडरटेक। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, धोखा कहां से है, कहां पे है, किस रूप में है, किस ढंग में है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तुम्हारे जो बंदे काम करते हैं बैंक में वो जानते हैं कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है, और मैंने एक सिंपल फंडा डिवाइस किया है। एक फंडा ऐसा है कि तुम्हारी ब्रांच है और ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, और तुम्हारी बैंक है, बैंक की बैलेंस शीट है। अब ट्रायल बैलेंस 10 ब्रांचेस का ट्रायल बैलेंस मिला के तुम्हारी बैलेंस शीट बनती है। ये तो सिंपल सादा फंडा है। आपके ट्रायल बैलेंस के लायबिलिटीज के आइटम देखो, एसेट्स के आइटम देखो। आपकी जो लायबिलिटीज के आइटम्स है ना वो अधिकतर ब्रांच में ही ऑपरेट होते हैं, अधिकतर, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग इज ए डिफरेंट थिंग, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है उसमें डिपॉजिट के प्रोडक्ट 10 तरह के होंगे आपके यहाँ पे। मैं एक ही प्रोडक्ट लेके चलता हूं, वो आपको एक्सटेंड करना है हर एक प्रोडक्ट को। जैसे कि आपने देख लिया कि आपके यहाँ पे सेविंग अकाउंट खोलते हैं आप लोग, दैट इज द फर्स्ट स्टेज वेयर अ रिस्क एंटर्स योर बैंक। वो रिस्क कहाँ पे होती है? वो रिस्क होती है केवाईसी में, गलत डॉक्यूमेंटेशन में, गलत अकाउंट ओपनिंग में, और non doing of KYC. These are 3-4 areas where at the time of a person opening of the account you have to identify the risk here. तो सेविंग में आइडेंटिफाई आप किस तरह से करोगे? इस तरह से करोगे। करंट अकाउंट में आपको क्या करना है? रिस्क कहाँ पे आती है? जैसे रिजर्व बैंक ने बोला है कि अगर ट्रस्ट का अकाउंट है और उसके पास वो इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन नहीं है तो उसको सेविंग अकाउंट नहीं खोलने देना है, उसको करंट अकाउंट ही खोलना है। तो आपका ऑपरेटिंग स्टाफ क्या कर सकता है? गलती से सेविंग अकाउंट एक दूसरे ट्रस्ट का खोल लेगा, घुस गई रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क घुस गई, क्योंकि आपने एक गलत काम कर दिया, नीचे गलत काम हो रहा है, पनिशमेंट बैंक को हो रही है। तो ये जो तुम्हारी ब्रांच है, ब्रांच में कहां से रिस्क आती है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल बात है, सिंपल। तुम्हारे बंदे अच्छी तरह से काम करते हैं, राइट? एक डॉक्यूमेंट तैयार करो,
draft one circular and involve your entire staff. कैसे इन्वॉल्व करोगे? क्यों? गिव अ सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस टू देम. मान के चलो कि आपके यहाँ पे 100 बंदे काम करते हैं, 10 ब्रांचेस हैं, 25 बंदे हेड ऑफिस में काम करते हैं, 75 बंदे ब्रांच में काम करते हैं. अब ये इनमें 25-30 ऑफिसर होंगे, 50-60 क्लरिकल होंगे, 20-25 सब स्टाफ होंगे, या जिसको हम प्यून कहते हैं वो लोग होंगे. सबसे बात करना है आपको. अगर आपको रिस्क का फंडामेंटल ये पक्का तय करना है, आपका प्लिंथ लेवल अगर पक्का करना है, तो सभी से बात करना जरूरी है. सभी से बात करके आपको क्या करना है? फ्रीडम देना है. इन 100 लोगों को फ्रीडम देना है. तुम हेड ऑफिस में बैठे हो, तुम बैंक चलाते हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो. हेड ऑफिस के रिस्क के आइडेंटिफिकेशन के बारे में अलग से बात करूंगा, लेकिन ब्रांच में जहां जहां से भी रिस्क घुसती है उनको नोट डाउन करने को बोलो. सेविंग, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, जो भी है लाइबिलिटीज के प्रोडक्ट, उसमें रिस्क कहां कहां से घुसती है? बहुत जगह से घुसती है. लेट देम राइट इट डाउन कि ये रिस्क हो सकती है, ये रिस्क हो सकती है. बड़ा एक्सरसाइज है ये, कम से कम 15-20 दिन का एक्सरसाइज है ये. आप ग्राउंड में रिस्क असेसमेंट करो, ग्राउंड में रिस्क आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करो. ये हो गई लायबिलिटी की. क्रेडिट की अलग से वीडियो करूंगा, लेकिन क्रेडिट में भी आपका बोरो जब आता है तब कई बार उसका इवैल्यूएशन ग्राउंड पे ढंग से नहीं होता है. एंड आई विल टेल यू वन थिंग वेरी वेरी पॉपुलरली नोन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इज दैट चेहरे पर से हम लोग डिसाइड करते हैं इसको पैसा देना है नहीं देना है. आप मुझे गलत कह सकते हो, लेकिन कई बार बंदा जब डॉक्यूमेंट्स देता है तो तुम्हारा मन भर जाता है कि इसको पैसा देना है या नहीं देना है. कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, फिर भी आपको लगता है कि इसको पैसा नहीं देना चाहिए. ये जो लगता है वाली चीज है ना, दैट इज रिस्क इन योर डीएनए. तुम्हारे डीएनए में रिस्क वो एम्बेडेड है. इसलिए अगर आपको लगता है, कई बार ऐसे होता है कि ये बंदा अच्छा नहीं लगता, देन यू ट्राई टू डिग आउट, you try to go for CIBIL, and beyond CIBIL you try to get an information. This is risk in your DNA. तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का काम आपकी बैंक के लिए आप ही को करना है. कैसे करना है? तो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड ऑफ द ब्रांच, वंस दैट इज फाइनलाइज, यू गिव देम अ पॉसिबल क्वेश्चनर कि आप किस तरह से रिस्क आइडेंटिफाई करोगे. यानी कि एक प्रोडक्ट ले लिया, सेविंग्स बैंक, तो सेविंग बैंक में 4 बंदे काम करते हैं, मान के चलो 4 बंदे काम करते हैं ब्रांच में. उनको एक दूसरा कॉलम डॉक्यूमेंट दे दो कि तुझे क्या रिस्क लगता है, सेविंग अकाउंट में क्या रिस्क लगता है. बिकॉज दिस विल डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक. रिस्क पॉलिसीज, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क प्रैक्टिसेस, रिस्क प्रिंसिपल्स विल डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक. आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो सब घोड़े 12 टक्के. वो यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े हैं रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स बताने वाले हैं. आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि दे टॉक थ्योरी. व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक इज द प्रैक्टिस. तो जितने भी अपने प्रोडक्ट है, जितने भी आपके प्रोडक्ट डिजाइन ब्रांच में आप डिश आउट करते हो कस्टमर को, उसमें तुम्हारे बंदों को क्या रिस्क लगती है लिखने को बोलो. इसी में आपका पहला पड़ाव पूरा होगा. दूसरा पड़ाव क्या होगा? दूसरा पड़ाव असेसमेंट का, जिसके बारे में अगले संडे बात करूंगा. असेस किस तरह से किया जाता है. तो आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है ब्रांच लेवल के जेनरिक प्रोडक्ट में आपको इस तरह से करना है. सेम स्टोरी विल बी विद द लोन्स. आपके स्टैंडर्ड लोन है, आपका गोल्ड लोन है, लोन का प्रोडक्ट है, फिक्स डिपॉजिट का है, हाउसिंग लोन का है. क्या क्या रिस्क है उसमें आप जानते हैं, क्योंकि आपने ठोकर खाई है. जहां जहां पे आपने ठोकर खाई है ना, राइट दैट एज एन एलिमेंट, राइट दैट एज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. क्योंकि वहीं से चालू होता है. मुझे मालूम है एक बैंक कुछ दो डिकेड्स पहले स्टार्टअप को लोन दिया था, फंस गई थी. 25-26% ग्रॉस एनपीए हो गए, निकल के बाहर आए. उस वक्त ये तुम्हारा टायर 1, टायर 2, टायर 3 वगैरह कुछ नहीं था. उस वक्त वीक बैंक, सिक बैंक, ऐसा ही क्लासिफिकेशन था. इस बैंक ने 2 डिकेड्स पहले डिसाइड किया कि हम लोग स्टार्टअप को देंगे ही नहीं. 20 साल में सिचुएशन बदल गई. तो उनका जो ये प्रोडक्ट की तरफ देखने का जो तजुर्बा था वो अभी माइल्ड हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है स्टार्टअप करो, स्टार्टअप को फंडिंग करो. मे भी आप मार्जिन बढ़ाओ. अब मार्जिन बढ़ाने की जब बात आती है ना, तो ये मिटिगेशन का फैक्टर है, इतना याद रखो.
ये मिटिगेशन का फैक्टर है। 4 फैक्टर्स आई एम गोइंग टू टॉक बिफोर आई एंटर इनटू सीरियस रिस्क प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस। ये 4 एपिसोड जो है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, risk assessment, risk measurement and risk mitigation. These 4 Sundays I am going to talk on that. So ये risk assessment ब्रांच लेवल पे हो गया। ब्रांच लेवल पे सब एक्टिविटीज, जैसे कि तुम्हारे पास कोई भी थर्ड पार्टी बंदा आके पे ऑर्डर लेता है, क्या रिस्क है? क्या रिस्क है इसमें? रिस्क है। रिजर्व बैंक कहती है कि अगर वो 50,000 के ऊपर पे ऑर्डर निकाल रहा है तो आपको उसका आईडीज लेना चाहिए। लेते हैं आपके बैंक में? लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप विदाउट हिज आइडेंटिफिकेशन पे ऑर्डर इशू कर देते हैं। आपके बैंक का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन लेना जरूरी है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन लेने से काम पूरा नहीं होने वाला है। वो आइडेंटिफिकेशन आपको एनएसडीएल की साइट पर से, आधार की साइट पर से कंफर्म भी करना चाहिए। वो नहीं होता है, वो भी जरूरी है। जब हम ब्रांच लेवल पे काम करते हैं, हमें वहां उतरना पड़ता है कि मेरा बंदा क्या गलती करेगा। गलती इज अ रिस्क। जो आपके हेड ऑफिस में बैठ के जो आपके दिमाग में आता है कि ये गलती यहां पे हो सकती है, गलती इज अ रिस्क। व्हाट यू नीड टू डू इज दैट डॉक्यूमेंट दैट गलती, कि ये बंदा करने वाला है गलती। आप इस तरह से अगर काम करोगे तो आपका ग्राउंड लेवल का रिस्क है ना, वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि 8 दिन में ये हो सकता है। हर एक ब्रांच में आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन ईच प्रोडक्ट एट द ग्राउंड ये आपको करना है। हेड ऑफिस में रिस्क आइडेंटिफिकेशन इवेल्युएट करना जरूरी है, तुम्हारे जो भी बंदे हैं, क्योंकि नीचे से आने वाली रिस्क अगर आप प्लग कर सकते हो तो आप बैंक को दुर्घटना से बचा सकते हो। रिस्क कहां पे है? आप देखो, तुम्हारे कैश काउंटर का ये देखो, फंक्शनिंग देखो। जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है ब्रांच में, गलती से गलत नोट ले लिया, फोर्ज नोट ले लिया और वो प्रोसेस पूरा नहीं किया काउंटरफिट नोट का। अभी तो इस बार एक्सचेंज में बहुत लोगों ने धमाल किया। 2000 के नोट के एक्सचेंज में भी बहुत लोगों ने धमाल किया। कई जगह पे वो जो लिमिट रिजर्व बैंक ने दिया था वो फॉलो नहीं किया, फंसोगे। और क्या है, जब रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन आएगा वो पूछेगा 2000 के नोट कितने आए, कैसे आए, किसके यहाँ से आए, क्या हुआ। इज ए रिस्ट्रिक्शन 20,000 पर डे। So there was a risk. There was a risk. Have you understood that risk? You are entering a regulatory risk by not following Reserve Bank of India's guidelines on the acceptance of 2000 rupees notes. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिस्क करके आइडेंटिफाई करना। ये मेरा रिस्की एरिया है। लाइट चली गई ब्रांच की और तुम्हारा जनरेटर फेल हो गया, ब्रांच बंद हो गई, रिस्क है। तो व्हाट इज द स्टैंड बाय रिस्क? तो आप क्या 2-2 जनरेटर लगाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देयर हैज टू बी स्टैंड बाय यूपीएस which will ensure that minimum 2 terminals work. This is mitigation. This is a risk and this is a mitigation. That's how you have to see. For each of the activities at the branch level, if you identify for each activities what is the risky area जहां पे बैंक फंस सकती है, तो आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन का काम पूरा हो गया। हेड ऑफिस के रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपसे बात करूंगा, क्योंकि हेड ऑफिस में रिस्क घुसती कहां से? ब्रांचेस में से हेड ऑफिस में घुसती है बॉस। रिस्क घुसती है हेड ऑफिस में तो ब्रांचेस में से घुसती है। अगर ब्रांचेस अलर्ट नहीं है तो वो हेड ऑफिस को भी लटका सकते हैं। कहाँ कुछ चीजें हैं डायरेक्टली हेड ऑफिस डील करता है। अगर आपके बैंक में ऐसा सिचुएशन है कि कोई भी बोरोवर पहले हेड ऑफिस में आता है और फिर ब्रांच में जाता है, तो वो गलत प्रैक्टिस है, गलत है, बिल्कुल गलत है। यू गो टू ब्रांच। आपकी छोटी बैंक है, क्या प्रॉब्लम है? पर ऐसा नहीं होता है। वो आके पहले सीईओ को मिलता है, फिर चेयरमैन को मिलता है, फिर ब्रांच में जाता है और फिर वो ब्रांच मैनेजर को देखता भी नहीं है, भाई ये डॉक्यूमेंट दिया है, कर ले, ऊपर मेरी बात हो गई है। यू आर हैंडलिंग द रिस्की सिचुएशन, यू आर हैंडलिंग अ वेरी रिस्की सिचुएशन। यू हैव टू बी ब्लंट, put your observations in black and white and let the board sanction, let the chairman sanction, let the CEO sanction, you be off it. मैं बैंक के इंटरेस्ट में कह रहा हूं, this I am talking in the bank's interest. और कभी कभार मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी बात करूंगा, जैसे रिस्क का सीरीज
ख़त्म हो जाएगा। आई वुड लाइक टू टॉक इन डिटेल। मैंने एक्चुअली 2 वीडियो बनाए हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जिसमें डायरेक्टर्स के लिए डूज एंड डोंट्स के बारे में मैंने प्रदर्शन किया था, लेक्चर दिया था। उसमें किसी को अच्छा नहीं लगा, एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगा, सीईओज को अच्छा लगा, डायरेक्टर्स को किसी को अच्छा नहीं लगा। सच कड़वा होता है और कड़वा सच कोई पसंद नहीं करता है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज एन एरिया विच स्टार्ट्स एट द बॉटम। हेड ऑफिस में रिस्क कहाँ कहाँ से घुसती है, उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, ये अलग वीडियो में बताऊंगा। पहले ब्रांच में जो रिस्क है वो आइडेंटिफाई करो, डॉक्यूमेंट करो, उसके ऊपर असेसमेंट, मेजरमेंट, मिटिगेशन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे विचार अच्छे नहीं लगते तो भी लाइक और शेयर कीजिएगा, कोई परवाह नहीं। इफ यू डिसएग्री विथ माय व्यूज, नो इश्यूज, यू हैव फ्रीडम टू डू दैट। तो सबसे बड़ा फ्रीडम है ना कि अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो सबका भला होगा। मैं अगर गलत कर रहा हूं, प्लीज एक्सप्रेस, बिकॉज इट विल बेनिफिट द एंटायर सेक्टर। दैट इज ऑब्जेक्टिव, दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटीली मैं जो वीडियोस करता हूँ आपको अच्छे लगते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा। मैं लगभग सभी सुझाव ध्यान में रखता हूँ, करता हूँ। एक सुझाव जो 4 महीने पहले आया था उसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, मैं करूँगा। वो प्रायोरिटी सेक्टर किस तरह से टारगेट अचीव करना है उसके बारे में, और क्लासिफिकेशन के बारे में भी ये पेंडिंग है। हमारे दापोली के जो सीईओ, मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा है, उन्होंने, संतोष जी, आई डोंट नो, he had said that sir you make a video on this। मैं कर नहीं पाया हूँ because there is a rush of various other subjects। और ये जो रिस्क का मैंने सब्जेक्ट पकड़ के रखा है, उसकी वजह यही है क्योंकि आपको इंस्पेक्शन में सहूलियत होगी। आपकी बैंक 25 करोड़ की है, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। बैंक का भला होगा, आप अटकेंगे नहीं ना। और अगर अटक रहे हो तो आपको जानकारी होगी कि मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ। Thank you so much. Thank you so much for watching. Please wait for the next Sunday to get one more input on the subject of risk management for urban cooperative banks. Thank you. Thank you so much.